हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा। आप देख रहे हैं सीटेट के लिए आज आज ईवीएस का पहला क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हम सीडीपी का दे चुके हैं और आज हम ईवीएस का दे रहे हैं, जो कि ईवीएस का क्लास आप पहले देख लीजिए। आज ईवीएस का भी पैडागोजी है और कंटेंट दोनों लेकर के आए हैं। पैडागोजी भी और कंटेंट भी, दोनों को देखिए कि कौन तरीका से सीटेट में सवाल पूछता है और उसका थॉट समझिए कि कौन थॉट से पूछता है। अगर इसीलिए आपको पहला दिन हम बोले थे कि अगर आप सीडीपी में अगर आप बढ़िया से अगर सीडीपी पढ़ते हैं तो आपको पैडागोजी, अगर ईवीएस का पैडागोजी हो तब, या मैथ और हिंदी, ये सब का पैडागोजी आपको एक थोड़ा भी सोचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोले थे पहला दिन कि आप सीडीपी एकदम बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से उसको याद नहीं करना। सीडीपी यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, क्या कहता है कि आपको कंठस्थ नहीं करना है, आप उस चीज़ को समझिए। इसीलिए आज ईवीएस का क्लास लाए हैं, जो कि 1 to 5 के लिए है, और आप उसको पढ़िए, देखिए कि कौन सा थॉट लगा है और खुद से बनाने का भी कोशिश कीजिए। नहीं बन रहा तो आप यहाँ देखिए। और इस क्लास से इसके बाद हम हिंदी का भी पैडागोजी आपके सामने में लाएंगे, मैथ का भी पैडागोजी लाएंगे और उसको बना करके आपको थॉट दिखाएंगे कि अगर आप सीडीपी पे आपको कमांड हो गया, कमांड अगर सीडीपी पे आप कर लेते हैं तो आपका ये ईवीएस का पैडागोजी हो या नहीं तो मैथ का पैडागोजी हो, हिंदी का पैडागोजी, आपको एक थोड़ा भी सोचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि सीडीपी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सीडीपी यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो है, ये सब का एक हेड हो गया। यानी कि होता है ना टीचर, यानी कि एक क्लास में 30 गो बच्चा का एक टीचर होता है हेड, वैसे ही तरीका से ये सीडीपी इसका हेड है। अगर सीडीपी पे आपको एकदम कमांड हो जाता है तो आप कोई भी पैडागोजी, अगर ईवीएस, मैथ और हिंदी, इसका पैडागोजी पर आपको थोड़ा भी चिंतित होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप वो थॉट से आप बना सकते हैं। और रह जाएगा थोड़ा बहुत बचा हुआ तो उसका हम उसका जो थ्योरी होगा, जो हम जितना चैप्टर होगा उसका हम समझा देंगे। मगर ये सवाल सभी थोड़ा बहुत आप देखिए, कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। नहीं बन रहा है यहाँ देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। तो आप अगर पहली बार ये चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पहली बात ये कि आप लोग क्लास देखते हैं, बहुत अच्छा बात है, देखिए, मगर वीडियो को कोई आदमी लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपका लाइक के लिए हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। पैसा ये नहीं कह रहे कि आप पैसा दीजिए तब आपको क्लास, नहीं, फ्री में आप क्लास देखते हैं तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो थोड़ा शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ पास, जो सब सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उस सभी के पास भेज दीजिए। और वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्लास देखते हैं। नहीं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है फिर भी हम कहते हैं 10 दिन आप सिर्फ हमको दीजिए, मात्र 10 दिन आप हमारे साथ जुड़िए। 11वां दिन आप खुद कहिएगा कि हाँ आप कैसा क्लास लग रहा है। फीडबैक अपना 10 दिन के बाद दीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर नया में आपको अच्छा नहीं लगता, कोई भी चीज़ हो, मगर वही चीज़ को आप डेली करने लगते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है। इसी तरीक़ा से कहते हैं आप 10 दिन सिर्फ बैठ करके आप सुनिए हमारी बातों को और क्लास को देखिए। उसके बाद आप 11वां दिन खुद कहिएगा कि क्या कैसा पढ़ाते हैं, क्या आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि आप ही के भाषा में, आप ही के जो डेली आप जो भाषा में आप बात करते हैं सभी से, वही भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं। इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता। अगर आपको समझना है तो आप थोड़ा सा 10 दिन दीजिए, उसके बाद आप 11वां दिन कहिएगा कि हाँ आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ के बारे में अगर थोड़ा भी अगर आप सोच लेते हैं, यानी कि थोड़ा भी सोच लेते हैं कि नहीं ये आदमी गलत है, जबकि वो आदमी गलत नहीं रहता, तो आपको हमेशा वो इंसान गलत नज़र आता है। मगर जिसके बारे में आप सोच लेते हैं कि नहीं ये अच्छा है, तो आप उसको हमेशा, कितना भी गलत काम करे तो वो आपको अच्छे लगेगा। इसलिए कहते हैं मानसिक स्थिति ऐसा होता है ना इंसान का कि अगर एक बार आप जो चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिएगा वही दिमाग में चलता है। तो पहले आप 10 दिन देख लीजिए, उसके बाद बतलाइएगा कि कैसा पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते, आपको समझ में आता है कि नहीं। तो इसीलिए आप 10 दिन दीजिए। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। यानी देख लीजिए, इस क्वेश्चन का कहना है कि दोपहर यानी कि लंच होता है, 1-2 बजे लंच होता है स्कूल में। तो लंच होने के बाद जब बच्चा खाना उना खा लेता है, उसके बाद दोबारा जो घंटी लगता है उसमें बच्चा क्लास करने जाता है। तो आप पढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा नींद ले रहा है, कोई बच्चा उधर ताक रहा, कोई यानी कि इंटरेस्ट नहीं ले रहा, रुचि नहीं ले रहा आपके
पढ़ाने के ऊपर, यानी आप बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चा कोई नींद ले रहा है, कोई आ ही नहीं रहा पढ़ने के लिए, कोई बच्चा है जो कहीं और ताक रहा है। ऐसा होता होगा, आप स्कूल में गए, इससे पहले ट्रेनिंग में अगर स्कूल में गए होंगे या नहीं तो, और बच्चे आप खुद बच्चे रहे होइएगा तो टिफिन के बाद देखे होइएगा कि स्थिति रहता है। तो यही क्वेश्चन में यही कहना है। देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और अपना डेली भाषा में बोलते हैं ना, उससे वही भाषा में बोल करके समझने का कोशिश कीजिए ना। भारी नहीं है चीज़, बस समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में देखिए इतना लिखा हुआ है, इसका पूरा निचोड़ है कि लंच के बाद बच्चा है जो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, तो उसको आप क्या करेंगे, वो क्या कीजिएगा जो बच्चा है जो आप में इंटरेस्ट ले, आपसे रुचि ले, जो आप उस समय बच्चा पढ़े। बस बात इतना ही है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। यानी प्रकरण यानी कि आप कुछ पढ़ा रहे हैं, यानी कि आप लंच के बाद आप मानिए कि पर्यावरण पढ़ा रहे हैं या ना तो मैथ पढ़ा रहे हैं, तो क्या बच्चा रुचि नहीं ले रहा था, तुरंत बदल देंगे। यानी ये इसका ऑप्शन नंबर ए का कहना है। ऑप्शन नंबर बी देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए, फिर ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार, फिर ऑटोमेटिक आपको दिमाग में कंसेप्ट आ जाएगा कि नहीं ये इसका कहने का मतलब इसका ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि हम बच्चों को अगर रुचि नहीं ले रहा है तो उसको हम खेलने के लिए मैदान में ले जाएंगे, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, यानी बच्चा सबको खेलने के लिए मैदान में ले जाएंगे। ऑप्शन सी कह रहा है, बच्चे से कहेंगे कि वे डेस्क पर सर रख कर आराम करे। यानी कि आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा रुचि नहीं ले रहा तो कहेंगे, ए मुकेशवा, ए रुचिया, तुम आराम छोड़ो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, जाओ तुम लोग सो जाओ, तुम लोग डेस्क पर ही अपना सर रख करके सो जाओ, पहले सो जाओ, उसके बाद पढ़ेंगे आराम से। ऐसा कीजिएगा। ऑप्शन सी का कहना है। ऑप्शन नंबर डी का कहना है कि पाठ्य को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी का कहना, आप बतलाइए, आप खुद से बतलाइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, क्या बच्चा रुचि नहीं ले रहा है, नहीं पढ़ रहा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट बदल देंगे, दूसरा पढ़ाने लगेंगे? नहीं, उस समय वैसा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। आप 1 घंटा या 45 मिनट का जो लंच ब्रेक देते हैं, तो क्या 45 मिनट बच्चा खाना ही खाता है? खाना खाने के बाद बच्चा खेलता भी है, मगर उस समय लंच करके जो आया रहता तो बच्चा बोरिंग होता रहता, उस समय फिर से हम उसको नहीं ले जा करके खिलाएंगे। तो इसलिए दूसरा उतना अति नहीं है, फिर भी डॉट में रख लेते हैं कि चलो ठीक है, हम अगर नींद बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसको खेलने के लिए ले जाएंगे, तो इसको डॉट में रख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, बच्चे से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रख करके आराम करें। नहीं, ये गलत है। बच्चा को कहेंगे सो जाने के लिए, अपने नहीं होगा तो फ़ोन लगा लेंगे, फ़ोन में यूट्यूब चालू कर लेंगे, इंस्टाग्राम चालू करके आप अपने देखने लगेंगे, इसलिए आपको सरकार रुपया मिलता है। ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी, यानी देखिए बहुआयामी यानी कि बहुत से प्रकार के, यानी रुचि नहीं ले रहा है। तो चलिए एगो मोबाइल ले लेंगे, मोबाइल में कोई चीज़ लगा देंगे, जैसे कि मोबाइल में कोई फिल्म नहीं लगा करके दिखाएंगे, यानी कि मोबाइल में कोई ऐसा चीज़ लगा देंगे, यानी कि जैसे भीमराव अंबेडकर के बारे में, गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में, इन सब के महान कार्य करके गए हैं, इतिहासकार, यानी कि कोई भी उस चीज़ को लगा करके बच्चा को दिखाएंगे, समझाएंगे। यानी तो किताब में से कोई सब्जेक्ट है, जैसे किताब में पर्यावरण में इतिहास में दिए हुआ है, नालंदा के बारे में हम जाने, तो नालंदा के बारे में हम यूट्यूब पर चालू कर देंगे, सभी बच्चों को कहेंगे बच्चे लोग देखो इसमें, तो बच्चा तो और उसमें रुचि लेने लगेगा, और रुचि जब लेने लगेगा तो और भी ज़्यादा वो बेहतर है जो समझेगा, मोबाइल से भी समझेगा दृश्य। तो ये भी तो कर सकते हैं। तो बहुआयामी के मतलब है बहुत ज़्यादा स्तर पर, अब बुद्धि पर आधारित दृश्य माने होता है देखना, वही मोबाइल वाला जो बात बोले हैं, कोई चीज़ हम दिखा देंगे, दृश्य का मतलब होगा वही सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, यानी वही मोबाइल
मोबाइल में कोई चीज़ चला देंगे, कोई महान आदमी का कोई चीज़ लगा देंगे, उसको आराम से दिखाएंगे, या कोई चीज़ें के बारे में बतलाना रहेगा तो मोबाइले पर लगा देंगे, इससे बचा होगा, ज़्यादा स्पेक्ट्रम अति हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपको बेहतर समझ में सिर्फ आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही। आप खुद से 10 दिन के बाद आप खुद से बतलाने लगिएगा कि हाँ, कंसेप्ट आप सिर्फ समझते रहिए, आप मेरी बातों को सिर्फ सुनिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद आप क्वेश्चन को अति बनाने लगिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5वीं के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। ब्राह्मण के दौरान आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? यानी कि भ्रमण के दौरान, एक मिनट, इसको थोड़ा मिस्टेक था। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? यानी देखिए, ये बात कह रहा है कि राजस्थान के एक स्कूल है जो कि 5वीं की कक्षा के लिए शैक्षणिक यानी कि पढ़ाई उढ़ाई के बारे में उसको भ्रमण पर ले जाना है। तो भ्रमण पर जब ले जाना है तो आपकी क्या अपेक्षा होगी? बच्चा को कैसे ले जाएंगे तो आप उससे क्या अपेक्षा कीजिएगा कि बच्चा है जो कैसे सीखेगा, क्या सीखेगा, ये आपको बतलाना है इसमें। ऑप्शन देख लीजिए इसका। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। यानी बच्चा को कहेंगे कि जब वो वहाँ जाएगा भ्रमण के लिए तो कोई चीज़ नया चीज़ देखा, जैसे वहाँ जा कर के जो राजस्थान का बच्चा है, राजस्थान में तो ज़्यादातर पेड़ नहीं मिलता है, वहाँ बलुआई बालू मिलता है, ऊँट सब मिलता है। तो वो अगर दूसरा स्टेट में जाता है घूमने के लिए तो वहाँ देखा हरा भरा घास का मैदान देखेगा, नया नया जानवर सबको देखेगा। तो वहाँ क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा, एक लिख लेगा एक पेज पे, वो अपना घर जब पहुंच करके वो अपना अभिभावक यानी स्कूल का टीचर से भी पूछ सकता है, या अपने माता पिता के बाद से भी वो चीज़ पूछ सकता है कि हमने ये देखा, ये देखा, ऐसा था, हरा भरा घास का मैदान देखे, जंगल देखे, पेड़ बड़ा देखे। तो इसके बारे में अभिभावक से पूछने। ऑप्शन नंबर बी देखिए। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी को अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन, ये वाला लिख लीजिए। अवलोकन का मतलब होता है देखना। अवलोकन का मतलब होता है देखना। इसका मतलब अलग से लिख लीजिएगा। अवलोकन के मतलब होता है देखना होता है। तो चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना है। यानी कोई चीज़ हम नया चीज़ बच्चा भ्रमण के लिए जा रहा है और बिना कुछ पूछे, यानी कि वहाँ पे शेर देख लिया, हाथी देख लिया, बाघ देख लिया, बच्चा नहीं जान रहा, फिर भी वो सिर्फ देख रहा है, पूछना नहीं, प्रश्न नहीं करना है, ये इसका कहने का मतलब। ऑप्शन नंबर सी देखिए। उन्हें आनंद उठाना चाहिए। हाँ, आनंद उठाना चाहिए। जब नया चीज़ देखेंगे तो एकदम खुशी से एकदम अति रहेंगे, आनंदमय रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी देखिए। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यानी इसका कहना है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। यानी कि ध्यान से अवलोकन का मतलब होता है देखना। आप लोगों को बार बार कहते हैं, अगर कोई भी चीज़, अगर कोई नया शब्द रहे उसको अगर बोलते हैं अलग से कॉपी में लिखिए, यही चीज़ सब बोलते रहते हैं, जो बाद में आप नेगेटिव पॉजिटिव जो याद करने के लिए जो बात करते रहते हैं, यही चीज़ सब होता है। आप अगर अभी आपको हम बतला रहे हैं, एक अलग से पेज रख लीजिए, पेज में अलग से लिखिए, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है अवलोकन। यानी कि जब सीटेट का एग्जाम दीजिएगा, नया उसमें शब्द मिल जाएगा तो कहिएगा इसका मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अभी ही अगर बोलते हैं जहाँ पर कि इसका मतलब लिख लीजिए, तो उसका मतलब अलग से पेज में लिख ही लीजिए, जो कि बाद में आप अगर याद रहेगा ना, तो बाद में अगर एग्जाम में कह देगा अवलोकन क्या होता था, जना अभी अवलोकन के बारे में हम बतला दिए कि अवलोकन का मतलब देखना होता, तो वही याद रहेगा, तो उतना आपको पता नहीं चलेगा कुछ भी। तो उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए। यानी कि देख करके उस चीज़ को, यानी बाघ देखा, शेर देखा, हरा भरा मैदान देखा, उसको क्या किया, एक जगह लिख लिया और
और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। हाँ, जब 10 गो 20 गो बच्चा जब घूमने गया हुआ है, साथ में शिक्षक है, अब जब बच्चा देख रहा है उस चीज़ को और उस चीज़ को लिख भी रहा है और अपना सभी ग्रुप में, बच्चे के ग्रुप में या टीचर से उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, बांट रहा है, ये देखो शेर है, ये देखो, कोई बच्चा कह रहा है ये देखो हाथी है, तो क्या हो रहा है, एक दूसरा को ये एक दूसरा से ये बांट रहा है, एक दूसरा को शिक्षा बांट रहा है, एक दूसरा से अति चीज़ों से परिचित करवा रहा है। कोई बच्चा हाथी जानता है तो हाथी के बारे में बतला दिया, कोई बच्चा शेर जान रहा है तो शेर के बारे में जान लिया। तो बतलाइए इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सबसे बेस्ट अगर लेना होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? यानी इसका ये देख लिए, ये कंटेंट है, ये पैडागोजी नहीं है, ये कंटेंट है। हम पहले ही बोल दिए थे कि पैडागोजी और कंटेंट दोनों साथ में लाए हैं। देख लीजिए सीटेट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको देखना है। आज पहला क्लास है ईवीएस का, इसीलिए लेकर के आए हैं कि आप देखिए कि कौन तरीका से क्लास पूछ रहा है ईवीएस में, कंटेंट और पैडागोजी। तो ये कंटेंट का सवाल है। ये इससे पहले जो हम दो बनाए हैं वो पैडागोजी था, ये कंटेंट है। इसमें कह रहा कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में बल मिला? तो ऑप्शन में ए में है A.K. बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है सुंदरलाल बहुगुणी, ऑप्शन सी है अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन नंबर डी हो गया मेघा पाटेकर। इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा है जो चिपको आंदोलन का मतलब है कि देखिए चिपको आंदोलन हुआ था सब जब जिस समय हो रहा था उस समय उत्तर प्रदेश में ही जगह था। ये जहाँ हो रहा था उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, यानी कि 1970 के दशक में, 1970 के दशक में एग्जैक्ट अगर इसका कहना है तो 1973 में ये हुआ था, 1973 में हुआ था। 1973 में जगह था यानी कि उत्तर प्रदेश, जो कि वर्तमान में अभी जब उत्तराखंड अलग हो गया है उत्तर प्रदेश से, तो अभी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली जिला। चमोली जिला में, यानी कि ये घटना हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिला में 1973 में हुआ था। अगर दशक पूछ ले तो 1970, अगर एग्जैक्ट ईयर पूछ ले तो 1973 में उत्तराखंड में हुआ था, चमोली जिला में हुआ था। मांडला गांव था, ये जिला में था मांडला गांव। अगर जिला गांव पूछ देगा तो गांव का नाम होगा मांडला गांव। मांडला गांव में चिपको आंदोलन हुआ था। यानी कि चिपको आंदोलन में हुआ था कि जब पेड़ काटने सभी जब गए थे ना सरकार का आदमी, तो औरत जितना महिला लोग थे, महिला सब अपना पेड़ को पकड़ लिया था। इसी को चिपको आंदोलन कहते हैं। जो पेड़ को बचाने के लिए महिला सब पेड़ को पकड़ करके चिपक गया था, यानी कि अपने बाहों में लेकर के चिपक गया, पकड़ लिए हुआ था। इसी को चिपको आंदोलन कहता है। इसको बल दिया था किसने? तो इसको बल दिया था सुंदरलाल बहुगुणी, ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये देख लीजिए कब हुआ दशक में, तो 1970। कौन सा ईयर? 1973। कहाँ? तो उत्तराखंड के कहाँ? तो चमोली जिला के कौन सा गांव? तो मांडला गांव। ये कंटेंट में इसी प्रकार से पूछा जाता है। यानी कि अब जब हम एनसीईआरटी जब पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी जब 5वां क्लास और 6ठा क्लास का जो पढ़ाएंगे, उसमें आप बेहतर तरीका से समझ जाइएगा। मगर अब भी सिर्फ सवाल देख लीजिए कि किस प्रकार से पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। विटामिन ऐसे पदार्थ है, यानी कि विटामिन ऐसे पदार्थ है। विटामिन से होता क्या है? जैसे विटामिन सुने होइएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब सुने होइएगा। तो विटामिन से होता क्या है हमारे शरीर में? विटामिन से हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, हमारे शरीर से कोई भी बीमारी
बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। यानी कि कोई भी बीमारी होता है तो विटामिन अगर आप सही मात्रा में अगर विटामिन लेते हैं तो आपको कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता, आपको कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो यही विटामिन का कार्य होता है। तो ये विटामिन से ऐसे पदार्थ है जो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हिंताजनक में लोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। हिंताजनक में रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। आप देखिए इसमें कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए हिंताजन में रोगो इसमें ये हो जाएगा। थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, टाइपिंग करने वाला थोड़ा मिस्टेक कर देता है। रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। हाँ, अभी हम क्या बोले कि कोई भी बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ाता है, आपके शरीर के इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। ग्रोथ भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। इसमें देख लीजिए ये वाला है जो आपको कंटेंट में आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है, कंटेंट में थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है कि इसका ये होगा, ये ऐसे ये कह रहा, ये नहीं, कंटेंट में ये नहीं होता है। कंटेंट में सिर्फ आपको याद करना होगा, याद करने के अलावा कुछ नहीं होता कंटेंट में आपको याद। यानी कि जैसे अभी बोले ना चिपको आंदोलन में कौन था, तो सुंदरलाल बहुगुना। तो ये सब क्या है, नाम सब क्या है, याद करना है। कंटेंट में आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें जैसे कि कहना है ग्रामीण यानी गांव घर में गाय के गोबर से घर द्वार देखिएगा, धरती आंगन उंगन जो होता है, जो घर द्वार होता है उसको नीपा जाता है। अब हो गया है कि सबके घर पक्का हो गया है, टाइल्स उल्स लग गया, मगर अभी भी गांव घर में जाइएगा तो आपको देखिएगा दीवार टाटी का जो मरैया सब होता है, जो खर उर का जो घर रहता है, उसको है जो गाय के गोबर से उसको बढ़िया से नीपा जाता है। यही पूछ रहा है कि क्यों नीपा जाता है, इसका कारण क्या है, क्यों नीपा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, फर्श को प्राकृति रंग देने के लिए, यानी कह रहा है कि फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कीड़ों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। इसमें कह रहा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इसमें देखिए कि ये क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों गाय के गोबर से क्यों फर्श और दीवार को लीपा जाता है, इसका कारण क्या है, क्यों लीपा जाता है इसका। तो ऑप्शन नंबर 4 गो में से आपको चुनना है कि क्यों लीपा जाता है। चलिए जल्दी देखिए। तो देखिए इसका मतलब एक ही होता है कि जब गाय के गोबर, जहाँ पे गाय का गोबर देखिएगा ना, गाय के गोबर इसलिए नीपा जाता है कि वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा यानी कि कोई भी कीड़ा उड़ा जल्दी आता नहीं है। क्यों, उसमें कोई अति होता है, माने कि पहले का जब अति से भी अभी भी साइंस के दुनिया से देखिएगा तो गाय के गोबर को सबसे उच्च कोटि का माना गया है। गाय का गोबर सबसे उच्च कोटि का माना गया। इससे होता है कीड़ों को दूर रखने के लिए
काम आता है, यानी कीड़ा मकोड़ा इससे नहीं पास में आता है। इसीलिए पहले के समय में है जो दीवाल उवाल को नीप करके उसको बढ़िया से माने कि लेपा लगा करके अति रखा जाता था। अभी भी गांव घर में जाइएगा तो अति टाटी का घर सब में देखिएगा, गाय के गोबर पहले मिट्टी से लेप करके उस पर गाय का गोबर से उसको लेपा जाता है। यानी घर द्वार का आंगन उंगन अभी पक्का हो गया। पहले के समय में यही था कि गाय के गोबर से ही घर को नीपा जाता था, तब घर को शुद्ध माना जाता था। पहले हम लोग भी बच्चा थे तो हम लोग घर में देखते थे कि गाय के गोबर से घर को नीपा जाता था। अब तो पक्का हो गया तो उतना अब ये सब होता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिसका प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। यानी कह रहा है एक किसान है जो दानों को भूसे से अलग कर रहा है। यानी आप देखिएगा कि आपके घर में या आप अगल बगल सब में देखिएगा कि जब खेत में से है जो गेहूं को दौनी करवा करके लाता है तो गेहूं में देखिएगा कभी कभी भूसा वूसा रह जाता है। या ना तो पहले के समय में था कि गेहूं या धान को एक जगह रख दिया जाता था, बीच में खुट्टा गाड़ करके बैल को बांध करके चारों बगल उस पर चलवाता था, उस बैल के पाँव से उसको तोड़वाता था। और जब उसमें भूसा और दाना है एक साथ मिल जाता था तो उसको क्या करता था, अलग करना था। तो वही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखिए फसल की कटाई, ऑप्शन नंबर बी देखिए हस्तचयन, ऑप्शन नंबर सी देखिए थ्रेसिंग, ऑप्शन नंबर डी देखिए निष्पादन। तो इसमें से आपको चुनना है कि क्या कहलाता है ये भूसा और दाना को अलग करना, क्या कहलाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निष्पादन। तो हस्तचयन किसको कहा जाता है? तो हस्तचयन का मतलब हो गया कि दो अति छोटे बड़े अवयव, यानी कि आपके घर में देखिएगा पहले के समय में चावल, आपकी मम्मी है जो चावल बनाने से पहले जो एक डगरा होता था या सूप ऊप रहता था उसमें फटकता था, अब फटक करके हाथ से चुन करके अलग करता था, हाथ से चुन करके। यानी कोई चीज़ दाना में अगर अति पथरी उतरी छोटा चीज़ अगर उसमें मिल जाता था तो उसको हाथ से चुन करके फेंकता था। अब आप भी किए होइएगा जरूर अति बचपन में, यही हस्तचयन हुआ कि हाथ से दाना में से कोई भी कंकर पथरी सबको निकाल करके फेंकना हस्तचयन हो गया। थ्रेसिंग का मतलब हो गया, थ्रेसिंग का मतलब कि डंडियों से दाना का अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। यानी कि डंडी, यानी कि आप देखिएगा कि धान उन कटा करके जब आता है उसको, जब आप धानों का है जो थ्रेसिंग होने लगा है, गेहूं का देखिएगा गेहूं के महीना में गेहूं का थ्रेसिंग, वो डंडी में से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। और हो गया कि हस्तचयन के हाथ से दाना अति को हटाने की हस्तचयन कहा जाता है। और थ्रेसिंग अति और हो गया इसमें से थ्रेसिंग का, जैसे कि कोई भी डंडी में से दाना को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। एक निष्पावन होता है, निष्पावन का मतलब होता है निष्पावन का मतलब होता है कि आप कोई पानी गिलास में रखे, उसमें बहुत सारा मिट्टी मिला हुआ तो एक समय के बाद मिट्टी देखिएगा नीचा बैठ जाएगा गिलास के नीचा और पानी ऊपर में आ जाएगा, और वही पानी को आप एना उड़ेर दीजिए और नीचा में मिट्टी रह गया, पानी अलग और अति चीज अलग, तो उसी को निष्पावन बोला जाता है, उसको निष्पावन बोला जाता है। और निस्यंदन एक होता है निस्यंदन यानी कि देख लीजिए निस्यंदन का मतलब होता है, आप लोग चाय छानते होइएगा या ना तो देखिएगा घर का जब प्लास्टर होने वाला रहता है तो चलनी में है जो बालू को चला जाता है, उसी को निस्यंदन करना। इसका एग्जाम्पल हो गया चाय छानना यानी कि देखिए निस्यंदन का मतलब हो गया कि चाय छानना, यानी कि अति लिक्विड को सॉलिड से अलग करने का निस्यंदन कहलाता है। दो भूसा के दाने से अलग करने को निष्पावन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिर्फ आप सुनने का कोशिश कीजिए और उसको देखिए कि इसका मतलब क्या होता है। नया अगर जैसे देख लीजिए, जैसे नया चीज लिख दिए तो इसको भी आप एक कॉपी में लिख सकते हैं। इसका मतलब हस्तचयन का मतलब बतला दीजिए, तो हस्तचयन लिख करके अपना जैसे हम बतलाएं अपना भाषा में उसको लिख लीजिए। थ्रेसिंग का मतलब बतलाएं, थ्रेसिंग का मतलब लिख लीजिए अलग जगह। निष्पादन का मतलब बोले हैं, निष्पादन का मतलब तो वो अलग चीज़ में एक कॉपी में लिख लीजिए। इससे होगा कि बाद में आप जब
जब सोने जाइए तब एक बार पढ़ लीजिए तो वो दिमाग में अति बैठ जाता है, वो आपको दोबारा फिर कभी कभी हफ्ता में 15 दिन में एक बार देख लीजिएगा तो याद रहेगा वो चीज़। चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी थोड़ा नीचा चला गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिख दिए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7वां, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, यानी कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के, माने अलग अलग, विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि अलग अलग ईंधन माने हो गया, जैसे हो गया कि केरोसिन तेल देखे होइएगा, पेट्रोल देखे होइएगा, अति डीजल देखे होइएगा, ये सब जो ईंधन है, यानी आप घर में खाना जो बनाते हैं गैस देखे होइएगा, तो वो सब के बारे में आपको एक बच्चे को परिचित करवाना है। तो वही परिचित करवाना है बच्चे को, तो आप उसको परिचित करवाने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में आप क्या करना चाहिएगा वो बच्चा के लिए। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं, यानी कि कहना है ऑप्शन नंबर ए का कि ईंधन जैसे है कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन तेल है, तो उस सब को क्या करेंगे, कक्षा में लेकर के आएंगे, बच्चा को प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कर रहा है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन को प्रकारों के बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी सी कह रहा है, चार्ट में ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, बच्चों को कहेंगे विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए, यानी कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी का कहना है कि विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में कहेंगे, बाबू एक सूची तैयार करो और उसके बारे में लिखो। तो इसमें से देखिए कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला, कक्षा में कुछ ईंधनों का नमूना लेकर के आएंगे, बच्चा को दिखाएंगे। चलिए, कितना हद पर है कि ठीक है, नमूना लेकर के आएंगे और बच्चे को दिखाएंगे, मगर उस चीज़ सबसे कुछ अति घटना होने का भी संभावना होता है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे कभी भी। तो ये उतना सही नहीं है, फिर भी डॉट में लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ, यानी कि उस चीज़ के बारे में एक लघु फिल्म दिखा देंगे, उस चीज़ को अति मोबाइल में या कोई चीज़ में, टेलीविज़न में बच्चे को बतला देंगे, देखो ये केरोसिन तेल है, तेल देखो ऐसा है, डीजल के बारे में दिखा देंगे, पेट्रोल के बारे में दिखा देंगे, गैस जो हम लोग खाना डेली घर में जो खाना बनाते हैं वो गैस के बारे में बतला देंगे। हाँ, और उसके बाद इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों, यानी कि उस बच्चा को जब हम जो इस्तेमाल होगा उसके बारे में भी समझाएंगे, ईंधनों के प्रकारों के बच्चों को साथ में चर्चा करेंगे। हाँ, ये मुकेश होगा या रमेश होगा, उस सबसे चर्चा करेंगे, बाबू देखो ये वाला, इससे अगर हम खाना बनाते तो इतना खपत होता है, आगे चल करके इतना हमारे लिए पर्याप्त है, ये है वह, यानी चर्चा करेंगे उस बच्चा के साथ। ऑप्शन नंबर चार्ट में ईंधनों के लिए चार्ट बनवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है कि बच्चों को कहेंगे सूची बनाने के लिए। सूची नाम जानने से कुछ नहीं होता, उसके बारे में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो जानना बेहतर होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों को बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये ऐसा करेंगे। आप लोग से एक सवाल होगा, आप कमेंट में ज़रूर ये बात बतलाइएगा कि आप लोग जो घर में यूज करते हैं गैस, उस गैस में कौन कौन सी गैस होता है, और उसमें जो महकता है, जो लीकेज होता है गैस, उसमें महकने के लिए कौन सा गैस उसमें भरा जाता है, ताकि जब भी गैस लीकेज हो तब महकता है, हम लोग को पता चलता है। तो महकने का जब पता चलता है तब हम लोग जानते हैं कि गैस लीकेज हो रहा है, तो उसमें कौन सी गैस भरा जाता है। तो आप लोग उसके बारे में कमेंट में ज़रूर नाम लिखिएगा कि कौन कौन गैस उसमें भरा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8वां, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है,
यानी कि मानचित्र पढ़ने के लिए आपको एक मानचित्र दिया जाता है। यानी देखिए ग्लोब, ग्लोब होता है, गोल होता है, उसमें पूरा विश्व के बारे में आप जानते हैं। अब मानचित्र का यूज होता है एक कोई स्थान जानने के लिए, कोई देश देखने के लिए, यानी छोटा, यानी हमको जैसे देखना है कि एक स्थान को शहर का या राज्य का या कोई पहाड़ के बारे में देखना था, ग्लोब उसमें काम नहीं आता। ग्लोब होता है बड़े स्तर, विश्व स्तर पर आपको देखने, समुद्र, देश, ये सब देखने के लिए, महाद्वीप सब देखने के लिए होता है। और मानचित्र होता है हमें कोई भी स्थान के बारे में पता करने के लिए, कोई भी लोकेशन के बारे में पता करने के लिए। वही मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल कौन सा होना चाहिए? एक मानचित्र जब पढ़ाने के लिए कौशल कौन सा कौशल होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है स्थान, दूरी, दिशा को सापेक्ष स्थिति को समझने के योग्यता। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ड्राइंग और पेंटिंग के विलक्षण कुशलता। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं के उपयोग करने की योग्यता। तो आप उसमें चुनना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो जैसे देख लीजिए मानचित्र का कारक कई गो है। अगर ऐसे भी सीटर में कितना बार पूछा गया है कि मानचित्र का कारक कितना है, मानचित्र का कारक। कारक देखिए मानचित्र का 3 कारक होता है। मानचित्र का 3 कारक, पहला हो गया आपको दूरी, दूसरा हो गया दिशा, दूरी, दिशा, और तीसरा हो गया आपको प्रतीक। अगर देखिए आपको मानचित्र अगर समझना है, मानचित्र के बारे में पढ़ना है, तो आपको ये 3 गो चीज आपको आना चाहिए। दूरी, यानी कि मानचित्र पर कितना दूरी में कितना अथी किया गया है। जैसे दूरी के माने में अगर 100 किलोमीटर है, अगर 100 किलोमीटर है तो उसको अगर मानचित्र में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर में बोला जाता है। और वही चीज़ को अगर 100 किलोमीटर है तो उसको 1 सेंटीमीटर में या 2 सेंटीमीटर में उसको किया जाता है। तो वही दूरी आपको पता होना चाहिए। दिशा, हाँ, जैसे है कि साउथ अफ्रीका किधर है, जैसे एशिया कहाँ है, यूरोप किधर है, तो आप उसको आप कैसे जान सकते हैं? दिशा, यानी कि आप दिशा के बारे में पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, उसके बारे में आपको जानना होगा। प्रतीक, प्रतीक में आप जैसे देखिएगा कि आप उसमें घास के बारे में हरा अति साइन रहता है, हरा साइन रहता है। जैसे देख लीजिए पर्वत के बारे में पर्वत के बारे में पीला रहता है। तो आप कैसे प्रतीक के बारे में समझ सकते हैं कि ये कैसा होता है? आप हमेशा देखते रहिएगा, जब एनसीईआरटी का बुक जब आपको आगे में जब पढ़ेंगे उसके बारे में आप समझिएगा प्रतीक का मायने होता है। तो आपको 3 गो चीज़ पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर बी, स्थान, दूरी, दिशा के सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता। यानी एक बच्चे में अगर आपको समझना, मानचित्र पढ़ाना चाहते हैं तो उसका पहले 3 गो चीज़ क्लियर होना चाहिए। स्थान, दूरी, दिशा आपको उसके सापेक्ष समझ में आना चाहिए, तब जाकर के आपको मानचित्र के बारे में आप समझ सकते हैं बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। यानी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने की पराजित करने में।
तो इसमें से आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा है जो एक शिक्षक है जो बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव देना चाहता है, यानी एक बच्चा है उसको पर्यावरण पढ़ाना चाहता है। इसमें से क्या पर्यावरण कैसे पढ़ाए कि एक शिक्षक को व्यक्तिगत अनुभव हो, यानी कि शिक्षक को व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। तो इसमें से क्या कह रहा है, तो इसका देख लीजिए, उसकी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि माने क्या है, अपना ऊर्जा बचाने के लिए अति शॉर्टकट में बतला देंगे, ये नहीं होगा। इसमें बातचीत करना पसंद आता है, नहीं, गलत है। बच्चा को उतना बातचीत करना भी पसंद नहीं आता। अगर देखिएगा कुछ बच्चा ऐसा होगा कि अगर आप पढ़ाई के रिलेटेड बात नहीं कीजिएगा तो बच्चा बोरिंग होने लगता है और सोचता है कि कखनी छोड़ करके यहाँ से भागे। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, ऐसा कुछ पर्यावरण पढ़ाएंगे तो इससे पता चलेगा कि बच्चा कितना विशिष्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब पढ़ाने के ऊपर भी होता है, कोई भी विषय से बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक पता चलता है कि बच्चा कौन पढ़ने वाला। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने में, प्रायोजित करने में, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। बच्चों विषय को बच्चों के अनुभव संसार, यानी देख लीजिए एक बच्चा है वो डेली है जो सब चीज़ अपना समाज में बहुत चीज़ देखता है, जैसे कि चिड़िया देख करके आता है, अपने गांव घर में बहुत सारी चीज़ देख करके आता है। आप उसी चीज़ से आप जोड़ करके, एक शिक्षक है जो उसको जोड़ करके पढ़ाता है, उसको बतलाता है। जैसे है कि वो अपना गांव में नाला उला देख रहा है, एक शिक्षक है जो पर्यावरण पढ़ा रहा है, उस सफाई की चैप्टर नंबर सफाई है, तो बच्चा को बोलता है देखो बाबू, नाला में तुम लोग देखते हो कीचड़ है, नाला में देखो कितना ज़्यादा गंदगी होता है। उस बच्चा को अगर बोल करके उसके जो डेली बच्चा देखता है उसी बारे में बतला करके उसको समझाता है, तो के बाद उसको बेहतर समझ में आता है। तो यही इसीलिए एक शिक्षक को समझाने के लिए बेस्ट होता है ये चीज़। सॉरी, चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगर एक शिक्षक है जो पर्यावरण पढ़ाने वक्त में उसके आम जो डेली वो देखता है उसी के बारे में अगर जोड़ करके पढ़ाता है तो वो बेहतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला या इंगेटर पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, यानी कि आप हमेशा देखिएगा जब धान रोपनी के समय आएगा तो खेत या कादो उदो में आप भैंस को देखिएगा बैठल, तो उस समय है जो बगुला उसके ऊपर बैठा रहता है। तो इसका कारण क्या है, क्यों बगुला बैठता है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए हो गया, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, यानी कि भैंस की पीठ पर जो बगुला बैठता है परजीवी कीट को खाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, घास में पाए जाने वाली कीट खाता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो इसमें से आपको चुनना है कि भैंस के पीठ पर बगुला जो बैठा रहता है क्यों बैठा रहता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, यानी भैंस के पीठ पर बैठ करके परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन नंबर बी है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन नंबर सी, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है। जैसे देख लीजिए, एक होता है परजीवी, एक होता है सहजीवी। एक परजीवी एक सहजीवी। परजीवी का मतलब हो गया कि एक का फायदा एक का नुकसान। परजीवी का मतलब एक का फायदा एक का नुकसान। और परजीवी माने जैसे देख लीजिए,
जैसे है कि आप लोग ढील ढील देखे होइएगा, लड़की लोग में सबसे ज़्यादा ढील होता है, या कॉकरोच देखिएगा, ये सब ढील सब होता है क्या, आपका खून चुसता रहता है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, आपको परजीवी में आ गया ऐसा चीज़ जो एक चीज़ है, जो एक चीज़ से आपको फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। जैसे आप लोग ही में देखिएगा कुछ ऐसा होता है कि आपको बार बार आपसे कोई चीज़ टानता रहता है, अब उस इंसान से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो क्या है, परजीवी है। यानी एक चीज़, एक को नुकसान होता है, एक को फायदा होता है, तो वो परजीवी में आता है। और सहजीवी में होता है कि दोनों को फायदा होता है। यानी कि आज जैसे देख लीजिए, दो दोस्त हैं, एक दोस्त को आज 50 रुपये का जरूरी है, दोस्त से मांगा 50 रुपया दे दिया, कल जा करके उस दोस्त को अगर 50 रुपये का जरूरी पड़ा, उस दोस्त बोला, उस दोस्त है जो उसको अति दे दिया, तो क्या हुआ, ये सहजीवी हो गया। यानी एक दोनों को एक साथ फायदा होता है। यानी कि एक समय एक अगर जैसे देख लीजिए, एक को बुरा वक्त आया तो वो दूसरा वाला है जो उसको सहयोग किया, और जब उसका बुरा वक्त आया तो दूसरा वाला उसका सहयोग किया, तो क्या है, सहजीवी संबंध है। यानी कि दोनों एक दूसरा से अति है, सहजीवी है। और परजीवी में है, एक का नुकसान एक का घाटा होता है। आजकल देखबे कीजिएगा, सब है जो परजीवी पर तो उतरा, इंसान तो सबसे ज़्यादा परजीवी पर उतरा हुआ है, अपना फायदा के लिए कुछ भी कर लेता है। बस खुद का फायदा होना चाहिए, खुद के फायदा के लिए भले अगला का कितना भी नुकसान हो, अगला को कोई अति नहीं होता है। बस परजीवी इंसान भी तो परजीवी मान करके चलिए अभी का समय में। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। यानी कि देखिए, एक शिक्षक है जो पर्यावरण पढ़ा रहा है, और पर्यावरण पढ़ाने के वक्त एक टिकट है, टिकट के बारे में पढ़ा रहा है, टिकट नमूना ला करके बच्चा सबको दिखा रहा है, उससे क्या विकसित करना चाहता है एक शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंत क्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तता क्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो इसमें से देखिए, इसमें से कौन सा एक पर्यावरण पढ़ाने के वक्त एक शिक्षक को तो इसमें से आपको बतलाना है कि एक पर्यावरण पढ़ाने के वक्त एक टिकट का नमूना एक शिक्षक दिखा रहा है, इसमें क्या विकसित, एक बच्चे के अंदर क्या विकसित करना चाहता है। तो देखिए इसमें क्या कौन सा होगा, तो निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बच्चों की कुशलता का विकास करना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया का मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी अंतःक्रिया का मतलब होता है जुड़ा हुआ, अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। अवलोकन का मतलब ये बोले हैं, अवलोकन का मतलब क्या होता है, अवलोकन का मतलब देखना होता है, तो अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ये बात एकदम 100% सही कह रहा है। कोई चीज़ अगर प्रत्यक्ष रूप पर हम कोई चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं, कोई एक बच्चा को आप उसमें से बतला के दिखाते हैं, देखो इसमें टिकट पर क्या क्या होता है, टिकट पे होता है नाम होता है, टाइमिंग होता है, कहाँ से कहाँ जाना होता है से होता है, कितना किलोमीटर जाएगा वो होता है, इसके बारे में उसमें लिखा होता है। अगर हम बच्चा को नज़दीक में ले जाकर के उस चीज़ को दिखाएंगे तो सबसे बेस्ट होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने
की अनुमति नहीं देंगे। यानी कि कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के रूप में आप है जो, मानी आप है जो बढ़िया बच्चे को चिड़ियाघर ले जाना है, ले जाने का योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने के लिए नहीं कहेंगे। यानी कहेंगे चिड़ियाघर ले जाना है, चिड़ियाघर ले जाने के वक्त, ले जाने के बाद अब बच्चा को क्या कहिएगा कि इसमें नहीं करना है कुछ भी। तो यही ऑप्शन नंबर ए देखिए, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन कौन भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी देखिए, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए जानकारी ड्राइंग की बनाने के लिए उसकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो देख लीजिए इसमें क्या एक शिक्षक को एक बच्चा को अनुमति नहीं देना चाहिए कि चिड़ियाघर जाने के बाद ऐसा नहीं करना है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अब इसमें से क्या चीज़ है जो आप अपने पे इमेजिन कीजिए कि आप एक शिक्षक है, एक बच्चे सबको चिड़ियाघर ले जाइएगा घुमाने के लिए, आप इसमें से कौन सा अनुमति नहीं दीजिएगा कि नहीं ये आप तुम लोग इसमें से कुछ भी नहीं इसमें से कुछ नहीं करना है। तो क्या अनुमति नहीं देंगे वो अपने थॉट से बतलाइए क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। नहीं, चिड़ियाघर जाइएगा, चिड़ियाघर में आप खाना अपने आप खुद से खाना नहीं ले जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है चिड़ियाघर में कौन जानवर क्या खाता है, कौन पक्षी क्या खाता है नहीं खाता है। आप बच्चों को उस खाने के लिए नहीं कहिएगा कि खाना ले जाना है। तो अभी इसको ये वाला गलत है, मगर इसको डॉट में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी का चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं इसका पता लगाओ। ये जरूर कहेंगे बच्चे लोग, तुम लोग देखो इसमें चिड़ियाघर में इतना सारा जानवर, इस सब का पता लगाओ कि इसमें किसी से अपना शिक्षक रहेगा, शिक्षक से पूछ लेगा सर यहाँ पे बाघ है, बाघ क्या खाता होगा सर, तो उसके बारे में बच्चा को बतलाएंगे हाँ बाघ ये खाता है वो खाता। जैसे उसमें मोर देख लेंगे, मोर के बारे में बच्चा सब अपना शिक्षक से पूछ लेगा सर ये मोर देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, मोर क्या खाता है। तो इसके बारे में पता लगाने के लिए कहेंगे, जरूर कहेंगे ये बात, तो एकदम सही है। तो ये वाला सही में रखते हैं। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उसकी फोटो एकत्रित करना है। चिड़ियाघर में अनेकों प्रकार का जानवर सब रहता है, चिड़िया पंछी रहता है, उसके बारे में कहेंगे उसका फोटो एक उनको खींच लो। आजकल तो मोबाइल का दुनिया हो गया, मोबाइल अधिकतर देखिएगा, तो मोबाइल में सब फोटो खींच करके कहेंगे एक जगह रख लो, बाद में जब घर पे जाएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। नहीं होगा तो अपना मम्मी पापा अपना घर में जा करके अपने मम्मी पापा से पूछेंगे इसके बारे में, तो इसमें भी काम आएगा। तो ये भी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उसकी ड्राइंग की कॉपी को साथ में ले जाना है। ये भी कहेंगे कि ड्राइंग वाला जो कॉपी मिलता है बच्चे लोग को, कॉपी कहेंगे बाबू तुम लोग कॉपी रख लो ड्राइंग वाला, चलो वहाँ पर जे जानवर देखेंगे वो बच्चा को कहेंगे देखो इसका उस जानवर का आप कलर भरो, तो बच्चा सामने देखेगा कि हाँ बाघ होता है, ऐसा बाघ का कलर है, तो कलर देख करके भी भरेगा। कौवा देखेगा कौवा काला होता है, तो बच्चा देख लेगा कौवा काला है, तो काला रंग से उस चित्र को भरेगा। तो कितना अच्छा हुआ, प्रत्यक्ष रूप से देखा और किया, तो वो ड्राइंग वहाँ पे जब करेगा तो उसका दिमाग का विकसित होगा और भी सोचने समझने, प्रत्यक्ष रूप से देखेगा और भी बढ़िया होगा। तो इसमें ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना ये गलत बात है। ये ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम लोग अपने अपने घर से कोई दाल बनवा लेना, कोई चावल बना लेना, ऐसा नहीं कहेंगे ले जाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन 13 हो गया। बीज ये हो जाएगा, बीज अंकुरन की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरन जैसे आप देखे होइएगा, बीज जब बोया जाता तो आप देखिएगा उसमें से पहले बीज में से है जो छोटा छोटा पौधा निकलने लगता तो क्या कहलाता है। जैसे आप ही लोग देखिएगा जब मूंग को आप फूलने के लिए रखिएगा तो उसमें से निकलने लगता है, उसमें से
अति अंकुरित होने लगता है, तो उसी को अंकुरन कहता था। बीज अंकुरन की अवधारणा को इस तरीका से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आप एक बच्चा को बीज अंकुरन के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो इसमें से आप कौन सा तरीका अपनाइएगा जो सबसे बेहतर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बीज बोने अंकुरन के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के और उनका चित्र बनाने के गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। यानी कि बीज बो देंगे, उसको कहेंगे बच्चे लोग को, आप अंकुरन को जब बच्चा को कहेंगे कि अब तुम लोग देखो, उसको अवलोकन माने देखना होता है, तो आप उसको बीज को देखते रहो, हमेशा देखते रहो क्या क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसको देखते रहो, हमेशा उसको देखते रहो। उस गतिविधि को एक चित्र बना करके चित्र बनाते रहो कि अभी बीज ऐसा है, बीज में अंकुरित हुआ, कैसे कैसे उसमें हो रहा है अंकुरित, उसके बारे में चित्र बनाओ। ऑप्शन नंबर बी, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। अंकुरित यानी कि हम फोटो ले आएंगे, फोटो कहेंगे देखो अंकुरित का फोटो, ये फोटो है, आप फोटो दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। यानी इसका कहना है कि कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरन की प्रक्रिया स्पष्ट करना। और ऑप्शन नंबर डी, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरन के चरणों को प्रदर्शित करना है। इस पर कह रहा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि बोर्ड पर चित्र बनाएंगे और उसमें कैसे कैसे उसमें परिवर्तन होता है उस तरीका से चित्र बनाएंगे 3-4 और उस चीज़ को दिखाना। तो इसमें से आपको बेहतर चुनना है कि इसमें आप सबसे, इसमें कह रहा बेहतर तरीका, सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है इसमें 4 में। ऐसा नहीं कि चारों गलत है, इसमें सब सही है, मगर इसमें से आपको चुनना है कि सबसे बेहतर क्या हो सकता है। आप कैसे दिखाना चाहिएगा जो सबसे बेहतर होगा वो आपको इसमें चुनना है। तो सबसे बढ़िया होगा कि बीज बोएंगे, बीज बोने के बाद विभिन्न चरणों, यानी चरण के मतलब धीरे धीरे, एक दिन में ऐसा हुआ, 2 दिन में ऐसा हुआ, 3 दिन में ऐसा हुआ, उसको डेली देखेंगे, अवलोकन करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। उसका देख करके चित्र, डेली एक चित्र बनाएंगे कि आज ऐसा था, कल है वैसा था, परसों ऐसा था, उसके बारे में चित्र बना करके और गतिविधि को बच्चों को निष्पादन करने के लिए कहेंगे। उसको डेली कहेंगे बच्चों को चित्र बनाओ, अवलोकन करो, डेली देखो कैसे कैसे रंग रूप क्या बदलता है उसका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें सबसे बेस्ट लेना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सबसे बेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। यानी मीरा और दिव्या, ये एक नाम, 2 छोटी छोटी बच्ची है जिसका नाम एक का मीरा है और दूसरा का नाम दिव्या है। 2 लड़कियां हैं। मीरा समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी। अब खाने पीने समोसा का नाम आ गया तो आप लोग को भी भूख लग गया होगा, तो पहले क्लास ख़त्म कर लीजिए, फिर समोसा मंगवा लीजिएगा और उसको आराम से खाते रहिएगा। पहले क्लास देखिए। तब मीरा देखिए, पहले समझिए मीरा क्या खा रही है। यहाँ पर से देखिए, ये मीरा समोसा, चॉकलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है। पहला ये हुआ। इसमें ये देखिए, पहला क्या कर रहा है, मीरा है। मीरा समोसा खा रही है, चॉकलेट खा रही है, डबल रोटी खा रही है। जबकि ये दूसरा हो गया, ये पहला था, ये दूसरा देख लीजिए। दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा ऐसा भोजन खाना पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। अब इसमें कह रहा कि मीरा और दिव्या को कौन कौन बीमारी होगा। यानी एक है जो समोसा खा रही, फूड खा रही है, वसा का मात्रा वाला ज़्यादा चीज़ खा रही है। एक ऐसा खा रही है, दिव्या ऐसा खाना खा रही है जिसमें लौह अयस्क नहीं है, ऐसा खाना। तो उसको दोनों को कौन बीमारी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कह रहा है, मोटापा और स्कर्वी। यानी कि पहला इधर वाला हो गया मीरा का बीमारी का नाम हो गया, पहला इधर वाला हो गया मीरा का बीमारी का नाम, और दूसरा वाला हो गया ये दिव्या का बीमारी का नाम। यानी मीरा है जो समोसा चॉकलेट डबल रोटी खाती है तो मोटापा बढ़ेगा, और दूसरा स्कर्विक होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है स्कर्विक
और एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मोटापा और एनीमिया। इसमें से आपको चुनना है कि मीरा को और दिव्या को कौन कौन सी बीमारी होगी, इसके बारे में आपको चुनना है। यानी मीरा है जो समोसा कॉकलेट और डबल रोटी खाती है, ऐसा चीज़ खा रही है जिसमें वसा की मात्रा अधिक है, जिसमें वसा की मात्रा अधिक है। और दूसरा दिव्या ऐसा भोजन खाना पसंद करते हैं जो में लौह अयस्क ज़्यादा है। लौह अयस्क एक इंसान अगर मनुष्य में कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी होता है? अगर आप ज़्यादा वसा की मात्रा आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको कौन सा बीमारी होगा? ये होगा। तो वसा की मात्रा आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको मोटापा होगा, ये सही है। पहला इसमें सही है। दूसरा कह रहा है अस्कर्बिक। अस्कर्बिक रोग एनीमिया यानी लौह अयस्क की मात्रा अगर कम है, अगर लौह अयस्क की मात्रा कम खाते हैं तो अस्कर्बिक नहीं होता। अस्कर्बिक बीमारी कब होता है? तो विटामिन सी के कारण। यानी आप खट्टा चीज यानी कि खट्टा नेमो खाते हैं या अदरक खाते हैं, ये सब आप खाते हैं यानी नेमो और खट्टा, यानी खट्टा भी कोई भी चीज़ खाते हैं तो विटामिन सी की भरपाई होता है, ना कि आपको लौह अयस्क की कमी के कारण अस्कर्बिक होगा। विटामिन सी के कारण अस्कर्बिक होगा, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए अस्कर्बिक बीमारी कब होता है? जब आप जब खट्टा फल नहीं खाते, कोई भी चीज़ नेमो नहीं खाते, तब अस्कर्बिक विटामिन सी के कमी के कारण अस्कर्बिक होता है। ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। हाँ, एनीमिया रोग होता है। लौह अयस्क के मतलब लौह अयस्क अगर कमी है तब एनीमिया होगा, मगर अस्कर्बिक यहाँ मीरा तो यहाँ वसा की मात्रा ज़्यादा ले रही है तो उसको अस्कर्बिक थोड़ी ना होगा, इसका मोटापा बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एनीमिया, मोटापा बढ़ा। मीरा है जो समोसा फैट वाला चीज़ खाती है, मगर एनीमिया लौह अयस्क के कमी के कारण होता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए मोटापा है। मीरा समोसा कॉकलेट डबल रोटी खाती है, वसा की मात्रा अधिक है तो उसको मोटापा बढ़ेगा, ये बात सही है। और एनीमिया है लौह अयस्क। दिव्या है जो लौह अयस्क की मात्रा इसके शरीर में कम है, तो कौन सा एनीमिया रोग होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मोटापा और एनीमिया, यानी मीरा को होगा मोटापा बढ़ेगा, दिव्या को एनीमिया रोग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो आज के लिए आज क्वेश्चन 14 ही क्वेश्चन था। वैसे डेली 15 क्वेश्चन होता था, आज मगर 14 ही क्वेश्चन है। चलिए, तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है ये 96315362 भी अलग से लिख देते हैं। वैसे हम मोबाइल नंबर है 9631536220। ये नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बोर्ड पीडीएफ चाहिए, अगर रिवीजन के लिए बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो आप बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेजिए, और हाई लिख करके भेजिए, आपको बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और मगर हाँ, ये नंबर पे आप फ़ोन कीजिएगा तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। अगर कॉल के लिए चाहिए, अगर कॉल आपको करना है तो 10 AM से लेकर के 10 AM से लेकर के आपको 6 PM तक कीजिएगा, उससे आगे नहीं कीजिएगा, इतना तक कीजिएगा बस। अगर तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग से हम एक ही आशा करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो अपना दोस्त यार में जहाँ हो सके वहाँ शेयर कीजिए। और ऐसा ही डेली आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाला कुछ दिन दीजिए, उसके बाद आपको हम जब थ्योरी क्लास स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद आपको सब चीज़ बेहतर समझ में आने लगेगा। यहाँ से आप थोड़ा पहले आपका थॉट क्लियर हो जाता है, जब थ्योरी पढ़ने लगेगा तो पूरा थॉट क्लियर होने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।